चलो देखो, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, दूसरा चैप्टर राजा किसान और नगर के बारे में। कहाँ तक पढ़े थे? एक आरंभिक साम्राज्य तक पढ़े थे। मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिला था, लेकिन मौर्य साम्राज्य की जानकारी पूर्ण रूप से जानने से पहले महाजनपद को आपको समझना पड़ेगा कि महाजनपद है क्या। ये इस चैप्टर का सबसे हाईलाइटेड प्रश्न है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये महाजनपद। महाजनपद को समझने के लिए पहले इतना समझिए, महाजनपद का मतलब होता है 16 राज्यों का उल्लेख, कि 16 राज्यों का जिसमें उल्लेख किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरा यही है, क्या कि मौर्य साम्राज्य पूरा सही ढंग से समझने के लिए आपको महाजनपद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप मौर्य साम्राज्य सही ढंग से आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं उसको। ठीक है, देखिए, जनपद और महाजनपद। पहले जनपद कहते किसको है? कि जन मतलब क्या होता है? लोग, और पद मतलब होता है पैर। ठीक है, जन मतलब क्या होता है? लोग, और पैर मतलब होता है पद मतलब होता है पैर। जनपद उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग आकर रहने लगे, यानी कि दूसरे जगह से लोग आकर जो बसने लगे ना, उसे हम क्या कहते हैं? जनपद कहा जाता है। और यही जनपद महाजनपद में तब्दील हो गया। अब महाजनपद में कैसे बदल गया? देखिए, पहले तो ये जनपद था। क्या था? पहले क्या था? जनपद था। अब यही जनपद किस में बदल गया? महाजनपद में बदल गया। अब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से कहीं और जाके बसते हैं। ठीक है, शहरी इलाका मान लीजिए कहीं और जाके बसते हैं, जहाँ पर 5-7 लोग जाकर बस गए। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ? शुरुआत में आप ही लोग बसे। तो यानी कि आप अगर शुरुआत में जो लोग बसते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आप 5-7 गो आज बढ़ा, फिर कल 2 गो और बढ़ गया, फिर परसों 3 गो और बढ़ गया, 4 गो और बढ़ गया, ऐसे करते करते संख्या क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई, तो उसे हम जनपद कहेंगे। लेकिन जब संख्या अधिक हो गया, ज़्यादा हो गया, और उसको अलग अलग राज्यों में तोड़ दिया गया, क्या कर दिया गया? अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया, उसे हम क्या कहेंगे? महाजनपद कहेंगे। तो महाजनपद का एक ही अर्थ होता है, महाजनपद का मतलब ही होता है 16 राज्यों का उल्लेख। अब ये देखिए, 16 राज्यों का उल्लेख का मतलब ये हुआ कि देखिए, अब यहाँ से शुरुआत होगा। जनपद तो समझ गए कि जहाँ पर लोग आके बसने लगे उसे जनपद कहते हैं। अब देखना, यहाँ पर जो लोग आके बसा है, अब तुम वहाँ पर बसे हो। ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लो कि तुम वहाँ पर आके क्या किए हो? बसे हो। अब वहाँ पर विकास शुरू होगा। अभी ये महाजनपद में तब्दील नहीं होगा, अभी ये विकास शुरू होगा वहाँ का, जनपद का। अब शुरुआती जो लोग बसे, क्या कि हड़प्पा सभ्यता में हमने लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, ये सबको पता है और ये क्लियर पता है। अब हड़प्पा सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन लोग जो जनपद में, जो इस वाले इलाका में आए थे, धीरे धीरे जो लोग बस रहे थे, जब बस रहे थे तो लोहे का खोज क्या हुआ? पहला विकास जब इसका कैसे शुरू होता है कि लोहे की खोज के बाद सभ्यताओं का रहन सहन में क्या आया? परिवर्तन आया। जो लोग वहाँ बसे थे पहले, वहाँ पर क्या खोज किया गया? नहीं पढ़ाए हैं अभी? नहीं पढ़े हो अभी? कह तो रहा हूँ मैं, काहे परेशान हो? नहीं पढ़े हो? राजधानी पढ़े हो? शासन पढ़े हो? तब नहीं, वो पिछला मैं टॉपिक कहीं थोड़ा सा बता दिया हूँगा, अलग चीज़ है, पूरा नहीं पढ़ाया हूँगा। घन और संघ पढ़े, ये सब इसी का है, जनपदे का है। धर्म और ग्रंथ तो पहले तो वहाँ से शुरुआत हम करेंगे ना भाई, कि जहाँ पर क्या होगा कि यहीं से तो हम शुरू करेंगे इसको, जनपद को जोड़ना या नहीं जोड़ना? जनपद को क्या करना? जोड़ना। अब देखिए, वहाँ पर जो लोग आए, शुरुआती लोग न कहेंगे हम खुद जाने वाले हैं। वहाँ पर जो लोग आके बसे, पहले किस चीज़ की खोज हुई? लोहा का खोज जैसे हुआ ना, तो लोहा क्या हो गया? परिवर्तन होना शुरू, वहाँ पर विकास का क्रम शुरू हो गया। अब लोहा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, उससे तुम कई तरह की चीज़ें बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो? अगर तुम मान लो मिट्टी के बनाते हो तो कुछ समय आने के बाद वो टूट जाएगा या खराब हो जाएगा, ज़्यादा समय उसका जीवन काल नहीं होगा। लेकिन लोहा को जंग लगने तक उसका जीवन काल रहता या नहीं रहता? पहले की लोहे की खोज के बाद सभ्यताओं में क्या हुआ? रहन सहन में
परिवर्तन आया। लोहे से हल और क्या बनाना शुरू हो गया, हथियार बनना शुरू हो गया। अब हम लोग जो देखे थे हड़प्पा सभ्यता में पत्थरों का हल या हमें क्या मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप हमें प्राप्त हुआ था, मिला था, वो खोजे थे। लेकिन यहाँ पर लोहे का मिलेगा तो ये तो और मजबूत होगा। खेतों में अच्छे से इसकी जुदाई होगी कि नहीं होगी। अब जब खेत अच्छे से जोता जाएगा तो लोहे से हल का निर्माण और हथियारों बनने लगा। अब देखो, अब राज्य बढ़ेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, राज्य को विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, राज्य को विकसित किया जाएगा। हथियार आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। अब धीरे धीरे सारा चीज़ों में बदलाव, परिवर्तन होगा। हल के निर्माण के कारण खेतों की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब पहले जो तुम दिन भर में 10 कट्ठा जोतोगे, मान लो एक समय के लिए 10 कट्ठा पहले दिन भर में खेतों को जोतते थे, लेकिन लोहे का हल आने के बाद उसको क्या 20 कट्ठा 30 कट्ठा में बदल गया। ऑटोमेटिक है, बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो लोहे का हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा क्या हुई, वृद्धि हुई, और लोगों के पास क्या इकट्ठा होना शुरू हो गया, धन इकट्ठा होने लगा। जैसे धन इकट्ठा होने लगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि आपका विकास संभव है, शुरू हो जाएगा। पहले 5 रुपया आता था, माना कि उसके बाद 10 रुपया आना शुरू हो गया, उसके बाद 20 रुपया आना शुरू हो गया, यानी कि आपका विकास बढ़ते जा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होते जा रही है। ठीक है, लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनने की शुरुआत भी हुई, और जिससे महाजनपदों का विकास होना क्या हो गया, शुरू हो गया। अब तुम बहुत बड़ा साम्राज्य बना रहे हो, साम्राज्य तुम्हारा बहुत सारा लोगों का है। उस बीच में ये तो ऑटोमेटिक है कि हड़प्पा सभ्यता एक सीधा साधा सभ्यता था, तो उस पर आर्यों का आक्रमण हुआ था या नहीं हुआ था। वहाँ अगर हथियार रहता तो बस था, थोड़ा बहुत तो जो नुकसान हुआ था, ऐसे तो प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें लोग खत्म हो गए, तो आर्यों ने थोड़ा बहुत जो नुकसान किया वो तो बस था। लेकिन वहाँ हमें हथियार का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ हमें हथियार का अवशेष काहे प्राप्त हो रहा है, कहा कि यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महान सम्राट अशोक, ये सब, बिंदुसार, सुने हैं ना ये सब का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, एक इकलौता पुत्री जो पूरा मौर्य साम्राज्य संभाली थी, इकलौता ही पुत्री थी जो पूरा मौर्य साम्राज्य अकेले संभाली थी लास्ट के समय में। ठीक है, प्रभावती गुप्त, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत टॉपिक है। तो हथियार बनेगा। आपको सबको पता है कि पहले मगध प्रशासन हर्यक वंश के था, नंद वंश के आया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य आए। जब मौर्य साम्राज्य से पहले तो जनपद की कुछ न कुछ तो कहानी होगी या नहीं होगी, कहानी तो होगी। अब यहीं पर क्या हो गया, हथियार बनना शुरू, क्योंकि लड़ाई तो ऑटोमेटिक होना ही होना है। क्या कि नंद वंश के सबसे घमंडी शासक धनानंद था या नहीं था। अब यहाँ तक तो तुम लोग पहले देखे हो, जैसे कि शिवम बता रहा है। अब इसकी विशेषता क्या है महाजनपद की, पहले इसकी विशेषता को जानेंगे कि महाजनपद की विशेषता क्या है। कुछ न कुछ तो इसका विशेषता रहा होगा, तब तो कहता है कि हाँ, दूसरा चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है महाजनपद। सब कहता है, आज हिस्ट्री का एग्जाम है, आएगा इसमें से कुछ ना कुछ होगा, ये भी निश्चित है। 100% इस चैप्टर से कुछ, चाहे गण और संघ पूछ दे तब, चाहे महाजनपद के बारे में 16 राज्यों का नाम पूछ दे तब, कुछ भी पूछ दे, नाम भी पूछ सकता है 16 राज्यों का, वो वर्तमान में कहाँ है ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। इतना टेंशन मत लेना, आया हूँ लेके मैं, काहे परेशान हो रहे हो, वर्तमान में कहाँ है अभी ये, उतना परेशान ना हो। हम एक एक कड़ी को पकड़ के चलते हैं। हम तुमसे एक क्वेश्चन छूटने देंगे तब ना, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा। तो मुझे पता रहता है कि कहाँ से कहाँ क्या कहानी है, तो ये सारा चीज़ है। अभी टेंशन मत लो कि हाँ वर्तमान में महाजनपद कहाँ है, कहाँ था, कहाँ तक विकसित हुआ, शुरू में कहाँ था, ये सारा कहानी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, हमारा सीधा मतलब है हम सिलेबस शुरुआत में बड़ा धीरा लेके चलते हैं, इसलिए लेके चलते हैं कि एक बार समझो, रिवीजन में समझने का समय नहीं है। रिवीजन में तुम्हें थोड़ा बहुत बताना है, निकालना है, उससे पीछे बहुत सारा कहानी होता है रिवीजन के समय में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी देखना है, सब्जेक्टिव भी देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना है, सब रिवीजन के समय चलते रहता है कि भाई इस चैप्टर से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ज्योग्राफी में ब्रह्मास्त्र से पूरा क्वेश्चन टकराया था, आज हिस्ट्री आज भी टकराएगा, ये यहीं पर बोल रहा हूँ, और 100% आएगा क्वेश्चन। ताकि शाम में तो फिर एनालिसिस करने में चढ़ूँगा ही,
फिर बताने चलूँगा कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये क्वेश्चन वहाँ से आया था, ये चीज़ें हैं। तो इतना ध्यान रखना, एक एक टॉपिक को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करना। अगर टॉपिक छूटा और पर डे पढ़ाई अगर छूटा, आज के डेट में सारे सब्जेक्टों पर 6 घंटा टाइम दो, इससे ज़्यादा मत दो। 4 महीना के बाद टाइम बढ़ाओ, 4 महीना के सीधे इसको लेके जाओ 8 घंटा, बचे उधर कितना 8 महीना। 8 महीना में से उस 4 महीना और खींच के लेके जाओ 8 घंटा तक, ठीक है। जब लास्ट के 3 महीना बचे तो लेके जाओ उसको 10 घंटा तक। क्लास पीरियड लगा के कह रहा हूँ, क्लास हटा के नहीं कह रहा हूँ, क्लास लगा के कह रहा हूँ। जैसे वहाँ तक जाओगे ना तो फिर रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा, ये भी ध्यान रखना। और रिजल्ट शानदार आएगा तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर्ट्स के सब्जेक्ट में, इतना ध्यान रखना। एक चीज़ों को हमेशा बना के दिमाग में डाल के रखना, जितना इस सब्जेक्ट पर टाइम दोगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। सब्जेक्ट पर टाइम यही सोच के छोड़ दोगे कि आर्ट्स से पढ़ लेंगे तो संभव अब नहीं है, क्योंकि इस साल का क्वेश्चन पेपर जाके देख लेना, एक भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है जो ईजी से पूछा गया है। अब तुम्हें 50 गो ऑब्जेक्टिव में से 10 गो ईजी पूछ दे रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 40 गो तुम्हारा हार्ड क्वेश्चन पूछे हुआ है, अगर वो नहीं पढ़ के जाओगे टीचर तो पढ़ा देगा, अगर वो नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर फंसोगे। तो ये चीज़ें शुरू से 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट पर टाइम दिया करो, 1.5 घंटा कम से कम, उससे कम दोगे तो फिर फंसोगे, इतना ध्यान रखना। देखो बात करते हैं राजधानी की। अब महाजनपद की विशेषता तो होगी कुछ न कुछ इसकी खासियत तो होगा कि ऐसे ये थोड़ी इसको महाजनपद कह दिया गया, कुछ न कुछ तो खासियत होगा इसके अंदर। देखिए महाजनपद की एक राजधानी होती थी, क्या होती थी, इसकी राजधानी सिर्फ और सिर्फ एक होती थी पहले, ठीक है। क्या होती थी, इसकी राजधानी एक होती थी। राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी, यानी उन्हें चारों तरफ से दीवारों से घिरा जाता था। किसके लिए, सुरक्षा के लिए, कि बाहरी आक्रमण जो हो उससे बचाव के लिए क्या किया जाता था, चारों बगल से किले से घेरा जाता था। और महाजनपद की एक और कहानी है जो इसमें ऐड नहीं है। कहानी क्या है ना कि ये जो कहानी था, जो जनपद जो बनाया गया था उसका क्या था, इस वाले इलाका में यहाँ पर महल था, ठीक है, इसके आगे जंगल थे और इस जंगल में बड़े बड़े हाथी उथी ये सारा चीज़ यानी कि जानवर को रखा गया था कि जब भी आक्रमण बाहर से हो तो पहले किससे लड़ना पड़ेगा, जानवरों से। उसके बाद जब यहाँ आओगे तो यहाँ तो इसका सैनिक है ही, तो इसीलिए उसको किला से घेर दिया गया था कि जंगल में अगर हम मात खा जाते हैं तो वहाँ तो कुछ न कुछ तेरा नुकसान करेगा, जो जानवर है कुछ न कुछ तो नुकसान करेगा, तब ना तुम मेरे पास आओगे। वहाँ तो तुम कमज़ोर पड़ोगे, वहाँ जैसे कमज़ोर पड़ के मान लो कि सारे जानवरों को मार भी दिया, थोड़ा बहुत तो कमजोरी हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ आके संभाला जा सकता है। इसीलिए किला से घेर दिया जाता था, अब बहुत बड़े किला से घेरा जाता था, ठीक है। इसका फोटो कल दिखा दूंगा कि महाजनपद को किस प्रकार से किला से घेरा जाता था। आज हमें समय न मिला है, इसीलिए हमको समय मिला है लेकिन दिमाग में नहीं था इस बातें, ठीक है। आगे क्या है, राजधानियों का रख रखाव सेना द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था, सेना द्वारा। राजधानी में जो रख रखाव था वो किसके द्वारा किया जाता था, सेनाओं को द्वारा किया जाता था। हर जनपद में सुनो, जो एक होगा वो महाजनपद कहलाएगा, और जो अलग अलग जनपद में, यहाँ पर क्या करा है, हर जनपद में सेना तथा नौकरशाह हुआ करता था। अब जनपद, हर जनपद कौन कौन था, ये वाला अंगा, मगध, काशी, वत्सा, कौशल, सुरसेना, पंचाल, कुरु, मत्स्या, छेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अस्माका, वजी और माला। ये हर एक की क्या होती थी, राजधानी होती थी। क्या होती थी, सब अलग अलग जनपद में, इसी सब को मिला के तो महाजनपद बनाया गया। इसी 16 राज्यों को, ये 16 हुए हैं ना, इस 16 राज्यों के बना के तब तो महाजनपद बनाया गया। और इसी 16 राज्यों की राजधानी कौन होगी, महाजनपद होगी। क्या होगा, ये अलग अलग हिस्से में टूट गया तो जनपद कहलाया, और उसको एक साथ मिला दिया तो क्या कहलाया, महाजनपद कहलाया। यही लाइन ये कह रहा है, ये लाइन क्या कह रहा है कि हर जनपद में क्या होता था, नौकरशाही से। मान लो कि मगध है, सबसे बड़ा महाजनपद था, मगध सबसे बड़ा था,
उसमें राजधानी, उसमें क्या होगा, सेना भी होगा और क्या होगा, नौकरशाह भी होगा। सेना सुरक्षा के लिए, नौकर काम करने के लिए। ठीक है, पहला क्या था, इसकी राजधानी के बारे में देखें कि महाजनपद की एक राजधानी होती थी। ठीक है, राजधानियों को किससे घेरा जाता था, किले से घेरा जाता था, ताकि क्या हो सके, सुरक्षा, बाहरी आक्रमण से हमें बचाव हो सके। राजधानियों का रख रखाव जो करता था, सेना करता था, सेना के द्वारा होता था। और हर जनपद में क्या होता था, हर जनपद में सेना और नौकरशाही होता था। एक तौर तरीका से समझो, उतना ज़्यादा पागलपंती मत करो, यहां से समझ लो। मान लो ये किला से घेरा गया था। ठीक है, यहां पर 16 राज्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 को जनपद, 16 जनपद किससे घेरा गया, किला से घेरा गया है। और सारा जनपद इसी में है, पूरा 16 जनपदों को एक साथ घेर दिया गया है। ठीक है, कहा है क्या कि 16 पूरा जो जनपद है उस सब की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। और हर जनपद की अपनी एक कहानी होगी ना। हर जनपद में सेना होगा, जैसे 1 नंबर वाले में भी सेना होगा, 2 नंबर वाले में भी होगा, 3 नंबर वाले, हर जनपद में अलग अलग। क्या है कि जनपद छोटा थोड़ी था भाई, तुम खुद यहाँ से अंदाजा लगाओ ना कहाँ तक फैला था। ये जो अंगा था वो कहाँ था, बिहार के मुंगेर के भागलपुर में था। और ये मगध जो था बिहार का गया पटना में था। अगर दूसरा बात करोगे, ये जो वत्स्य था वो कौशाम्बी कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में था ना। तो सबको एक साथ घेरा गया था। सोचो, बिहार, पटना, राजगीर, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, सोचो हरियाणा वाला क्षेत्र, दिल्ली, तो हरियाणा आ गया तो दिल्ली आइए गया, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। अब पूरा को इतना समृद्ध था ये महाजनपद, और सबको एक साथ किला से घेर दिया गया था। समझ सकते हो कितना मेहनत लगा होगा, कितना समृद्ध साम्राज्य होगा। उसमें सैनिक था, सैनिक की संख्या कितनी होगी इससे अंदाजा लगाओ। इतना जब लंबा चौड़ा घेरा गया था, कहा कि ये वो तो पटना में है, एगो भागलपुर चला गया बिहार में, एगो राजगीर पहुंच गया, एगो दिल्ली हरियाणा पहुंच गया, एगो महाराष्ट्र पहुंच गया, एगो प्रयागराज पहुंच गया। तो इस सबको घेरा गया ना होगा भाई, और उसी बीच में सारा कहानी लिखा गया होगा। जैसे तुम्हारा बरगिनिया घेरा गया है कि नहीं घेरा गया है, इधर से बॉर्डर से बांध से घेरा गया है कि नहीं। जैसे उधर जाओगे तो घेरते उड़ते कहाँ मिलेगा तुमको, यहाँ से निकलोगे बिहार से आगे जाओगे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर मिलेगा। तो ये सारा किला से घेरा गया है। इसी से समझो कि जो बॉर्डर से घेरा गया है ना नेपाल वाला हिस्सा, उसी तरह उसको भी क्या किया जाता था, किला से घेरा जाता था। ठीक है, ऐसे समझा करो, ऐसे मत समझो कि कैसे घेरा जाएगा। आप देखो राजधानी का मतलब समझ गए। अब इस पर शासन की बात कर लेते हैं कि महाजन पर तो शासन तो हुआ होगा या नहीं होगा, या किस प्रकार से शासन होता था। पहले शासन देखते। अब देखो महाजनपद के बारे में अगर पूछेगा एग्जाम में तो आपको राजधानी, शासन, गणसंघ, धर्म ग्रंथ सारा इसका लिखना होगा, 16 राज्यों का नाम भी लिखना होगा। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत लंबा टॉपिक है, भले हम इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ दिए हैं, लेकिन सारा इसका टॉपिक महाजनपदे का है। ठीक है, महाजनपद वाला में अगर जनपद और महाजनपद वाला में पूछे तो ये वाला हिस्सा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये लिख के महाजनपद की विशेषताएं लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। महाजनपद की जैसे विशेषताएं लिखेंगे तो पढ़ लो शासन। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन हुआ करता था, पर कई महाजनपद ऐसे थे जो गण और संघ के नाम से जाने जाते थे। ज़्यादातर जो शासन होता था राजाओं के नाम से होता था। किसके नाम से? राजाओं का शासन होता। लेकिन कुछ ऐसे जनपद था जहाँ पर किसका शासन होता था? गण एवं संघ, यानी कि समूह का शासन होता था। गण एवं संघ पढ़ेंगे अगला स्लाइड में। समूह का शासन होता था। किसका शासन होता था? समूह का। ठीक है, यहाँ पर लोगों का समूह शासन किया करता था। बहुत सारे जगहों पर लोगों का समूह का शासन करता था। अब ये तुमसे नहीं पूछेगा कहाँ पर लोगों के समूह का शासन होता था।
सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछेगा कि क्या अगर शासन के बारे में बात करें तो अधिकांश महाजनपद पे राजा का शासन था, लेकिन कुछ ऐसे महाजनपद थे, कुछ ऐसे जनपद थे जहां पर गण और संघ का शासन था, यानी कहने का मतलब लोगों का समूह शासन करता था। क्या शासन करता था? लोगों का समूह शासन करता था। और हमें इतना पता है कि जहां पर लोगों का समूह शासन करता था वहां का जनपद कमजोर होगा। काहे कमजोर होगा? काहे कि अब सबका बात तो एक साथ मैच नहीं करता होगा, सब अलग अलग तरह से सब बतियाता होगा। अगर मैं 4 व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ, 4 व्यक्ति यहाँ पर पढ़ाने के लिए और हिस्ट्री पढ़ाऊँ, तो चारों का अलग अलग दिमाग चलेगा। वो कहेगा कि इसको ऐसे समझाओ, वो कहेगा ऐसे समझाओ, हम कहेंगे ऐसे समझाओ, यानी कि तो हम लोग के समझने के चक्कर में तुम लोग का कहानी खत्म हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह वहाँ होगा जहाँ पर समूह का शासन होगा, वहाँ पर ये सब अपने में बकैती करने के चक्कर में प्रजा का नुकसान किया होगा कि नहीं हो। लेकिन जहाँ पर शासन राजा का होगा वहाँ का जनपद विकसित तो सब हुआ है, विकसित तो पूरा जनपद है, लेकिन शासन में क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाए। यानी कि बाहरी आक्रमण होगा तो सबसे पहले कमजोर के तोड़ेगा। पहले कमजोरे कड़ी को तोड़ा जाता है, मजबूत कड़ी को पहले नहीं तोड़ा जाता। कमजोर कड़ी के तोड़ते तोड़ते चले जाओ, मजबूत खुद ब खुद टूट जाता है। इतना ध्यान रखना, कभी भी कोई भी लड़ाई में ना पहले कमजोरों को पकड़ा जाता है, मजबूत को नहीं। लोग कहता है ना कि पहले एकदम जड़े से काट दे, सारा कहानी खत्म। फुनगी से काट के देख तब पता चलेगा कि कितना पेड़ कमजोर पड़ता है। सबसे पहला चीज तो जब भी युद्ध होता है ना तो कमजोर कड़ी को ही तोड़ा जाता है, मजबूत कड़ी को नहीं तोड़ा जाता। मजबूत के पास जाओगे उस सारा कमजोर का भाग छोड़ देगा तुमको, सीधा बात है। कमजोर तो सारा निकल के चला आएगा ना उसका बचाव के लिए। उससे अच्छा है कमजोर को खत्म करते चले जाओ, मजबूत ऑटोमेटिक टूटते हुए चला जाएगा। तो ये चीजें होती है। देखो आगे क्या है, मुख्य रूप से कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इनमें से सबसे मुख्य कौन था? मगध। याद रखिएगा 16 महाजनपद में सबसे मुख्य कौन था? मगध था। कौन था? मगध था। अब मगध की बात करते हैं, गण और संघ, गण और संघ देखे थे, ये सारा इसकी विशेषताएं हैं। इतना ध्यान रखना, क्या है इसकी विशेषताएं हैं कि क्या क्या विशेषताएं आता है। देखो गण और संघ के बारे में ये स्पेशल कभी कभी 2 नंबर वाले में पूछ देता है। गण और संघ के बारे में बताएं, गण और संघ होता क्या है, इसके बारे में ना स्पेशली पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि गण और संघ किसे कहते हैं, या गण और संघ के बारे में बताइए। अगर महाजनपद के बारे में अगर बड़ा वाला में पूछ दिया तो ये सब लिखना है, ये सारा का सारा लिखना है। अगर नहीं पूछा तो इसी में से टॉपिक निकाल के लिख देगा, क्या कि महाजनपद पर किस प्रकार का शासन था, कैसे शासन करता था। गण और संघ के बारे में बताइए, धर्म ग्रंथों का निर्माण महाजनपद में कैसे हुआ। ये सारी चीज़ों को अलग अलग टॉपिकों में तोड़ के लिखेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए क्या है कि गण, कई सदस्यों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कई सदस्यों के समूहों को क्या कहा जाता है? तो गण कहा जाता है। और संघ किसे कहते हैं? संगठन या सभा को क्या कहते हैं? समूह, संघ कहते हैं। अब देखो गण हो गया मतलब कि 1 2 3 ये 4, तो ये 4 मिलके 4 लोगों का समूह क्या हो गया? गण हो गया। अब संघ का क्या हुआ कि इसे कि एगो संगठन गौरव द्वारा बनाया गया है, जिसका जो भी नाम है, एगो संगठन इसके द्वारा बनाया गया जिसमें 5 लोग है, एगो संगठन इसके द्वारा बनाया गया जिसमें 5 लोग है, एगो संगठन उसके द्वारा बनाया गया जिसमें 5 लोग है। अब वो तीनों संगठन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? संघ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संघ। अगर आदमी अलग अलग है तो गण बन गया, अगर संगठन में है तो क्या बन गया? संघ बन गया। तुम तीनों में से तीनों अलग अलग दिशा में जाओ, निकलो वहां से, चलो चलो उठो 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 वहां से। समझ गया क्या? संगठन अगर 3 एक साथ मिल गया तो संघ हो गया। अगर लोग अलग 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 मिला के एक साथ संगठन बनाए तो क्या हो जाएगा? गण हो जाएगा। लोगों का समूह गण कहलाएगा और संगठनों का समूह क्या कहलाएगा? संघ कहलाएगा। ठीक है। हाँ उसका कुछ ना कुछ इलाज होगा, परेशान मत हो, बहुत जल्द होगा। परेशान इतना टेंशन मत लो, बहुत जल्द होगा इलाज इसका कुछ ना कुछ। देखो गौतम बुद्ध और महावीर जैन गण से ही क्या है? संबंधित है। ये प्रश्न याद रखना कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध और महावीर महाजनपद में किस चीज से संबंधित थे? तो किस चीज से संबंधित थे? तो
गण से संबंधित है। किस चीज से? जैन गण से संबंधित है, यानी कि जैन लोगों के समूह से संबंधित है। ठीक है। दूसरा, गण में एक ऐसे ज्यादा व्यक्ति शासन का कार्य, एक से ज्यादा व्यक्ति, गण में क्या, एक से ज्यादा व्यक्ति शासन का कार्य संभालते थे। यानी ये कहने का मतलब है ना कि 4 गो व्यक्ति है, अगर आज तुम्हारा मन न किया है तुम जाके देख लो, उसका मन नहीं किया तो वो अगला जाके देख लो, तो यही हो गया। क्या हो गया कि गण में एक से ज्यादा व्यक्ति क्या करता था? शासन करता था, यानी कि शासन संभालता था। ठीक है। यहाँ पर सभी को समान अधिकार दिए जाते थे, यानी कि जितने भी व्यक्ति थे वो सभी को क्या दिए जाते थे? एक समान अधिकार दिए जाते थे। ठीक है। धर्म ग्रंथों का निर्माण, किसका निर्माण? धर्म ग्रंथों का निर्माण, ये सब महाजनपद के ही है, इतना ध्यान रखना। इसी दौर में ब्राह्मणों द्वारा धर्म ग्रंथों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। इसी दौर में जब महाजनपद का दौर जो चल रहा था हमारा, इसी दौर में क्या किया गया? हमें धर्म ग्रंथों में, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा किस चीज का निर्माण किया गया? धर्म ग्रंथों का। महाजनपद के शासन के बारे में कब से कब तक हम लोग देखते हैं? बताओ, बताया तो था हमें, टॉपिक जिस दिन समझाया तो उस दिन भी बताया था उसका। छः सौ ईस्वी से 600 ईसा पूर्व जनपदे काल था ना। 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व जनपद का काल था ना, कि दूसरा किसी का काल था? किस चीज़ का? महाजनपद का। मैं पूरा महाजनपद के शासन काल के बारे में पूछ रहा हूँ। 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक। टॉपिक देखो, टॉपिक में जनपद और महाजनपद में लिखा गया है। अब मैं एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूँ। वो शासनकाल तुम मौर्य साम्राज्य तक के बारे में बता रहे हो, जनपद से मौर्य साम्राज्य तक का। मैं जनपद से मौर्य साम्राज्य नहीं पूछा हूँ तुमसे, मैं ये पूछा हूँ कि जनपद महाजनपद के विकसित का समय कब से कब तक था? 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। अगर लिखा होगा तो है, और नहीं तो मेरे पास तो है, मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा, परेशान मत हो। नहीं मिला? नहीं लिखा होगा। हॉटस्पॉट खोले या कोई? यार रुको, खोलो मत, कुछ नहीं तो खोलो। कभी कभी ना तुम लोग कुछ ज़्यादा ही कर लेते हो, और ज़्यादा में भागना ना बड़ा नुकसानदायक हो जाता है, वो इतना ध्यान रखना। पढ़ो। छः सौ ईसा पूर्व से 600 ईस्वी टॉपिक में है ना। तो मैं सिर्फ महाजनपद का विकसित का समय पूछा हूँ, मैं तुम्हारा पूरा मौर्य साम्राज्य तक का नहीं पूछा हूँ। ध्यान रखा करो ये सब चीज़। पहली बात, एक एक डेट याद रखना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी भी समय किसी भी डेट को पूछ दूंगा, और मैं सुनना चाहता हूँ कि हाँ याद है। बस इतना दिमाग में बैठा के रखना सारा व्यक्ति। डेट हमेशा दिमाग में रखना, क्या कि आगे आने वाले समय में जब तुम्हें डेट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा कुछ चैप्टरों के बाद से, तो तुम विचलित होना शुरू हो जाओगे। इसलिए शुरू से जितना भी डेट है, ईस्वी है, वो सारा दिमाग में बैठा के रखो। अभी तक घटना कालक्रम हम पढ़ाए ही नहीं है, ना हड़प्पा के पढ़ाए हैं, ना भी इसका राजा किसान नगर का पढ़ाए हैं। हड़प्पा का भी मैं छोड़ा हूँ कालक्रम, पूरा काल रेखा भी छोड़ के रखा हूँ। ठीक है, इसको ख़त्म करने के बाद हड़प्पा और राजा किसान नगर दोनों का कालक्रम पढ़ेंगे। सबसे पहले इतना ध्यान रखना कि डेट हमारा दिमाग से हटना नहीं चाहिए,
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। क्या हुआ, धर्म ग्रंथों का महाजनपद के समय इसी दौर में यानी कि 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में ब्राह्मणों द्वारा किस चीज़ का निर्माण किया गया था, धर्म ग्रंथों का निर्माण किया गया था। इन धर्म ग्रंथों में राजा के नियम बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, राजा के क्या क्या नियम होते थे, किस प्रकार से वो शासन करते थे, क्या क्या नियमों को लागू किया जाता था, इसके बारे में बताया गया है। इन धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा बनने का अधिकार केवल किसके पास होता था, क्षत्रियों के पास होता था। महाजनपद में राजा बनने के इस धर्म के अनुसार बताया गया है कि राजा बनने के बाद राजा कौन बन सकता था, सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय बन सकता था। कौन बन सकता था, क्षत्रिय बन सकता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, महान अशोक सम्राट कौन था, क्षत्रिय थे। ये सारे लोग क्षत्रिय थे, तो राजा वही बन सकता है। शिक्षा और ज्ञान बांटने का कार्य ब्राह्मणों का होता था। क्या होता था, शिक्षा देने का और ज्ञान बांटने का काम जिसका होता था वो किसका होता था, ब्राह्मणों का होता था। कौटिल्य चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य क्या थे, ब्राह्मण थे। तो शिक्षा और उन्हीं के द्वारा ट्रेंड किया गया था किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया गया था। हुआ अशोक सम्राट को ट्रेंड किया गया था। दिमाग तो उड़ गया सही में। अशोक सम्राट के समय चंद्रगुप्त किसका, चाणक्य जी का कोई कहानी है। जब भी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पढ़ा जाता है तो विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का नाम सबसे पहले आता है। उनके गुरु थे, मैं 10 बार बताया हूँ कि उनके गुरु कौन थे, कौटिल्य चाणक्य। और उधर से कह रहा सर जी अशोक सम्राट, अजीब आदमी हो। ठीक है, शिक्षा और ज्ञान बांटने का कार्य किसके प्राप्त होता था, ब्राह्मणों का होता था। इसी तरह से सभी लोगों के कार्य ब्राह्मणों ने निश्चित किए हैं। जितना कार्य था महाजनपद में, जितने लोगों का काम था वो सब किसने तय किया है, ब्राह्मणों को द्वारा तय किया गया था कि ये लोगों का ये काम है, ये लोगों का ये काम है, इस पर अधिकार कौन कर सकता है, जनपद पे कौन राजा बन सकता है। ये सारा चीज़ों का ये किसने बताया, ब्राह्मणों के द्वारा। ग्रंथों का जब लिखाया गया, कहा गया कि ग्रंथ कौन लिखेगा, ब्राह्मण लिखेगा। जैसे महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, गीता देख लीजिए, सब ब्राह्मणों के द्वारा, महर्षियों द्वारा लिखा गया है ना। तो ग्रंथ तो वही लिखेगा। जब वो लिखेगा तो नियम तो उसी हिसाब से बनाएगा ना, वो अपने हिसाब से देखेगा या दूसरे के हिसाब से देख के बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर ब्राह्मण चाहता तो यहाँ पर लिख सकता था ना, अधिकार दे सकता था कि जो राजा बनेगा वो ब्राह्मण बनेगा। ये तो उसके पास दे सकता था या नहीं दे सकता था, 100% उसके अंदर था। वो चाहता लिख देता कि हाँ यहाँ पर जो राजा बनेगा वो ब्राह्मण बनेगा, लेकिन काहे नहीं लिखा, कहा कि लड़ने वाला काम किसका है, क्षत्रियों का है। इसी वजह से ब्राह्मण अपना नाम नहीं लिखा। लड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ किनका है, क्षत्रियों का है। ब्राह्मणों का काम है शिक्षा देना और ज्ञान बांटना। वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांट सकते हैं और शिक्षा दे सकते हैं। कहाँ, अब उत्तराधिकारी ब्राह्मण को बनाना का कारण है ना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जी का कौटिल्य चाणक्य जी थे ना बताने वाला। अब आपको ट्रेंड करेगा जो गुरु होगा, वो तो कौटिल्य चाणक्य जी शिक्षा दे रहे थे ना कि भाई इस तरह से लड़ना है, इस तरह से दिमागों का यूज करना है। चंद्रगुप्त मौर्य अपना से थोड़ी दिमाग लगा रहे थे, उनको सिखा रहे थे कि लड़ा इस तरह से जाता है। चाहे कूटनीति हो, चाहे राजनीति हो या कोई चीज़ हो, जब भी राजनीति की बात होता है तो चाणक्य जी का नाम याद आता है कि नहीं आता है, कि राजनीति में चाणक्य जी से कोई बेहतर नहीं लड़ सकता है। उनका दिमाग, जैसे कि कहने का समय वर्तमान समय में अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, लोगों के सुनने के मुंह से मिलता है कि उससे दिमाग उसके पास बहुत ज़्यादा है राजनीति के क्षेत्र में। तो ब्राह्मणों का सिर्फ और सिर्फ काम शिक्षा देना और ज्ञान बांटना, उत्तराधिकारी बनाना, मतलब कि आपके आने वाली चीज़ों में कहाँ सही है कहाँ गलत है, इस चीज़ों के बारे में बताना था। राजा ब्राह्मण को बनते हुए नहीं देखा होगा अभी तक। हाँ, अब देखो, अब होता क्या है ना कि मंगल पांडे तो युद्ध के बारे में, चले पहला गोली चलाने वाला, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। 1857 की क्रांति जब होगा तब शुरुआत वहीं से होता है कि जब उस लड़ाई की शुरुआत मंगल पांडे से ही किया जाता है कि पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे ही थे। ठीक है, तो वो चीज़ें अलग है। अगर बात करें ग्रंथों के हिसाब से, तो ग्रंथों के हिसाब से राजा ब्राह्मणों का काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देना और ज्ञान बांटने वाला है। देखिए आगे क्या था इसका, कर वसूली। इसी में आता था, महाजनपद में भी कर वसूली किया जाता था, यानी कि टैक्स।
अगर इंग्लिश भाषा में कहे तो क्या, टैक्स के बारे में बात किया जाता है। देखिए, राजाओं द्वारा व्यापारी और शिल्पकारों से भेंट एवं कर वसूला जाता था। राजाओं के द्वारा जो व्यापारी था, यानी कि जो व्यापार करता था, जैसे कि आप व्यापार कर रहे हैं, आप अपने सामानों को बेच रहे हैं, तो आपसे क्या लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, यानी कि टैक्स लिया जाएगा, जो अभी लिया जाता है। अभी सारे दुकानदारों से लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है टैक्स। और शिल्पकार यानी कि जो चीज़ें बनाते थे, जैसे मोतिया बुनता था, और बात करें बर्तनें बनाता था, लोहा का, पीतल का, सोना का, अब तो लोहा हुआ सब आ गया था ना इस वाले काल में। तो ये सब चीज़ जो बेचता था, उसी से भी क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। बात करते हैं आगे, क्या है कि वनवासी और चरवाहों से कर लेने के विषय पर मतभेद है, पर ऐसा माना जाता है कि उन्हें भेंट के रूप में घोड़े तथा हाथी लिए जाते थे। अब यहाँ पर एक अफवाह है कर वसूली में। अब अफवाह क्या है कि वनवासी यानी कि जो वन में बसते थे लोग, और जो चरवाहे थे यानी कि जो अपने पशुओं को चराने जाते थे, ठीक है, उनसे लोग कहा जाता है कि कर लेने वाला। मतभेद वाली बात है, ये अफवाह है। अब सच है या गलत है, ये आज तक ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना पुष्टि हुई है कि जो वनवासी था और जो चरवाहे थे, उनसे क्या लिया जाता था, भेंट में घोड़े या उनका हाथी ले लिया जाता था। ठीक है, कि अब घोड़ा हाथी तो जरूरी है ना भाई, इतना बड़ा साम्राज्य लड़ने के लिए तो पहले घोड़े ही आती चाहिए, पहले ट्रक, ये गाड़ी थोड़ी था। वो तो घोड़ा हाथी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा ना भाई। अगर तुम उसके इलाका में, जनपद में आ रहे हो, चरा रहे हो, तो राजा का अधिकार है, तुमसे मांग सकता है और तुमको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करा दी जाएगी कि आप हमारे क्षेत्रों में आके काम चला रहे हैं। अब प्रजा के हैं तो कोई बात नहीं है, अगर दूसरे जगह का है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समझ में आया। ये सारे के सारे महाजनपद की कहानी है। उनसे क्या लिया जाता था, भेंट में घोड़े तथा हाथी लिए जाता था। इसी के साथ साथ दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उनकी सेना और धन पर क्या किया जाता था, कब्जा करके भी राजा अपना संपत्ति में क्या करता था, वृद्धि करता था। दूसरे राज्यों, पहले तो लड़ाई होती थी, दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर दिया जाए, यानी कि अभी मत सोचना कि सर 16 राज्यों पर नहीं, उसके आगे भी राज्य था, महाजनपद के बाद भी राज्य था ना भाई, महाजनपद के बाद भी और बाहरी आक्रमण भी था ना इसके सामने। नहीं तो कंपटीशन कैसे होता, कंपटीशन होता ही नहीं कि बाहरी आक्रमण नहीं होता। तो उस सब से आक्रमण करके धन इकट्ठा किया जाता था। और इसमें ना बहुत सारे चीज़ें था, दास और दासी भी मंगा लिया जाता था। जब युद्ध जीतता था ना, तो वहाँ के दास और दासी को मंगा दिया जाता था। दास का काम होता था खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। दास मतलब हो गया क्या, लड़का की बात कर रहा हूँ, किसका, लड़का की बात कर रहा हूँ। और दासी का मतलब क्या होता था, लड़की। तो ये कहानी ज़्यादातर दास दासी वाला ना हम मुगल साम्राज्य में देखते हैं। ठीक है, इसमें नहीं देखते हैं, इसमें उतना पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन मुगल साम्राज्य में ज़्यादा पुष्टि की गई है कि युद्ध जीत के दास और दासी को भी बंदी बना लिया जाता था। दास का काम था खाना पीना, झाड़ू पोछा, ये सब चीज़ें करना, और दासी का काम था रानियों का देखभाल करना, और उसी रानी में से किसी, उसी दासी में से जो सुंदर हुआ उसका से ब्याह कर लेना। मुगल साम्राज्य में था ये सिस्टम। ठीक है, ये सब चीज़ें मुगल साम्राज्य में देखने को मिला है कि जब पकड़ के ले आए, रानी को देखभाल करने के लिए रखें, और उसको पसंद आ गया राजा को, ब्याह करके रानी बना लिया। हाँ, तब क्या, दासी तो वही होता था ना, नौकरानी ही होता था। और लड़कवा का कोनो वैल्यू नहीं था। तो खाना बनो, बड़का बड़का हंडी चढ़ाया जाता था, खाना बनाओ, सबको खिलाओ, सबको अथी करो। अब रानी के देखभाल के लिए दासी रखा जाता था। ठीक है, अब यहाँ तक आपका कर वसूली तक ना, आपका कर वसूली तक आपका महाजनपद की विशेषताएं थी। ठीक है, इसके बाद अब झलक आएगा मौर्य साम्राज्य का। किसका झलक आएगा, मौर्य साम्राज्य का। क्या कि महाजनपद के बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, 5 स्लाइडों का इसमें जहाँ जनपद की कहानी है। और ये बता दूँ, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको अपने दिमाग में एकदम से डाउनलोड करके रखिएगा कि ये चीज़ें कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी आपसे आपके टीचरों द्वारा पूछ लिया जाएगा, कभी भी। इसीलिए इसके कॉपी में लिखेंगे 16 प्राचीन भारत के 16 महाजनपद। ठीक है, और उनके नाम और वर्तमान में वो अभी कहाँ पर है। अगर बात करते हैं अंगा का, यानी कि इनका बात करते हैं चंपा,
प्राचीन राजधानी इसका क्या था? चंपा। ये कहाँ पर वर्तमान में स्थित है? बिहार के मुंगेर भागलपुर में। कहाँ पर? बिहार के मुंगेर भागलपुर में। ठीक है, वर्तमान में जगह का नाम अभी भागलपुर वाला इलाका है, मुंगेर वाला इलाका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मगध। क्या था? मगध की बात करेंगे। ये राजगिरी पाटलिपुत्र है जो बिहार के कहाँ है वर्तमान में? गया या पटना की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा जनपद था। ठीक है, सबसे मुख्य जनपद था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है वत्स। ये कहाँ है? कौसंबी काशी है क्या? काशी। काशी कहाँ है? ये काशी उत्तर प्रदेश, वाराणसी अरावली। कहाँ पर? अरावली उत्तर प्रदेश। यहाँ अरावली थोड़ा बहुत इसका क्या कहानी है ना, मैं कहीं और से उठाया हूँ, इसको अपने हाथों से नहीं लिखा हूँ, इसमें हिंदी मिस्टेक होगा। ठीक है, हिंदी मिस्टेक होगा तो ये देख लेना अपने से, वहाँ पर लिख लेना। ये कहाँ है? अरावली है, उत्तर प्रदेश में। सीधा याद रखना, उत्तर प्रदेश में। वत्स यानी कि कहाँ? कौसंबी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, यानी कि अभी के समय में प्रयागराज, इलाहाबाद जो था प्रयागराज। अगला है कौशल। कहाँ है? अयोध्या, श्रावस्ती, अयोध्या में। कहाँ पर था? श्रावस्ती, अयोध्या में। अभी बात करते पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो अयोध्या मेरा है अपना, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। सुरसेना, मथुरा। कहाँ पे? सुरसेना, मथुरा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला बात करते हैं पंचाल। क्या? पंचाल। ये कहाँ पे था? कंपिलक्ष्य। ये कंपिलक्ष्य कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? देखो उत्तर प्रदेश वाला इलाका में बहुत जनपद था, इसीलिए कहा जाता है कि कभी घूमने जाओगे उत्तर प्रदेश में तो चीज़ें देखने को मिलती है। भले आज नहीं है, लेकिन वर्तमान में उस जगह का नाम तो है ना, कहीं अवशेष देखना। जैसे अभी हम लोगों का नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष देखने को मिलता है, खंडहरे है लेकिन मिलता है कि नहीं मिलता है? वहाँ पर जाकर नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था आप देख सकते थे, उस समय की चीज़ें आप अभी भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। कुरु, हस्तिनापुर। कहाँ? हस्तिनापुर। ये किस वाले क्षेत्र में है? हरियाणा वाले क्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र का नाम सुने हो? कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत हुआ था, कभी जाकर देखो, घूम के आओ, अभी भी वैसे ही है। वहाँ पर सारा चिन्ह तुमको दिखाई दे जाएगा। वो जो अथी किसका, जो रथ फंसा था अर्जुन का, वो रथ का निशान अभी भी वहाँ मौजूद है। ये सारा चीज़ जाके घूम के आ, जहाँ महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र में, पंजाब वाला में, वहाँ पर सारा चीज़ तुमको। हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ोगे, हल्दी घाटी वाला क्षेत्र भी आज वैसे ही है, जहाँ पर वहाँ का मिट्टी आज भी लाल निकलता है, आज भी लाल ही कलर का मिट्टी होता है। इतना खून बहा था हल्दी घाटी के क्षेत्र में, लेकिन आज तक उसका परिणाम का पता नहीं चला कि जीता कौन, अकबर जीते या महाराणा प्रताप जीते। आज तक इसका परिणाम तय नहीं हुआ है। बहुत सारे इतिहासकार लिखता है अकबर जीते, बहुत सारे इतिहासकार लिखता है कि इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। उनका घोड़ा था चेतक, जो 10-10 फीट छलांग लगा देता था। लास्ट के समय छलांग लगाया था तो पैर टूट गया था। इस 1.25 कुंटल का भाला था महाराणा प्रताप के, अभी भी वहाँ पर है। 1.25 कुंटल का भाला, सोचो एक हाथ से चलाना, कितना ताकत होगा उन इंसान के अंदर। 1.5 कुंटल 2 कुंटल का उनका शरीर पर वस्त्र होता था, और तब वो चेतक लोड लेके चलता था उतना, और तब उनके बैठाने के बाद 10-10 फीट 15-15 फीट चेतक कूद जाता था। लास्ट के समय में यही हुआ था कि वो नाला पार करने के समय में, कूदने के समय में चेतक का पैर टूट गया था। पैर टूट जाता है तो लोग कहता है कि यहीं से महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे। सबसे बड़का उनका कारण था चेतक, तो गोड़ टूट गया था इस वजह से। लेकिन इसका परिणाम अभी तक पता नहीं चला है कि क्या निकला क्या नहीं निकला। ऐसे बहुत सारा युद्ध है जिसका परिणाम अभी तक पता नहीं चला, जहाँ पर महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी है, संभाजी महाराज। छावा फिल्म देखा होगा, उसमें दिखाया गया होगा। छत्रपति शिवाजी जब तक थे तब तक शासन करने नहीं दिया ये औरंगजेब को, जब तक जिंदा थे तब तक शासन करने नहीं दिया। औरंगजेब भी कहा था कि छत्रपति चला तो गया, लेकिन वो अपने जगह पर एक बेटा को छोड़ के चला गया। छत्रपति संभाजी महाराज उनका नाम था। सोचो, जिनका आँख निकाल लिया गया, गौरामती से भोंक के उसका 45 दिन तक, 1 दिन 2 दिन नहीं,
45 दिन तक उनके ऊपर टॉर्चर किया गया औरंगजेब द्वारा। ना एक एक नाखून को निकाल लिया गया, पैर को तोड़ दिया गया था, दोनों पैर को घुटना तक से तोड़ दिया गया था, तभी भी वो इंसान 45 दिन तक खड़ा था। जब लास्ट में जब ये सब चीज़ें नहीं हुआ, पूरा शरीर को काटा गया था, नमक छिड़ा गया था सारे पे, और वो जब लास्ट में ये सबसे ये लगा कि ये सबसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो गरम सरिया करके छड़ जो आता है उसको आँख को निकाल लिया गया। तभी भी वो आँख सीधा आँख खुला हुआ था, आँख बंद नहीं किया गया था। पूरा आँख लास्ट तक जब निकाला गया तभी भी आँख उनका खुला था। लास्ट में जब वो अब जवाब तो देना है भाई, छोटा मोटा आदमी थोड़ी था, छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा था संभाजी महाराज, अकेला औरंगजेब को दिमाग खराब करके रखा था, अकेला इंसान। लास्ट में जब वो ज़्यादा बोलता था तब क्या कर दिया गया, जुबान को काट के जुबान खींच लिया गया लास्ट में। अपने आदमी उसका अपना ही था, कोनोनी दूसरा था, वही धोखा देता है, अपने आदमी धोखा। जवान को खींच लिया गया, सोचो लास्ट के समय पूरा जवान की बोले ना। हाँ, जो उसका दोस्त था, कथी नाम था उनका, जो अति उनका शायरी भी फेमस है, कविता, वो वाला। उस फिल्म को देख लोगे ना तो लास्ट सीन जब देखोगे ना निश्चित रो दोगे। जिस तरह उन्हें, ये सच्ची कहानी है, कोई झूठा कहानी नहीं बनाया गया है कि थोड़ा फिल्म है तो मसाला दे दें ये नहीं, पूरा का पूरा कहानी सच्चा है इस फिल्म का। एक को कहानी काल्पनिक नहीं दिखाया गया इस फिल्म में। 45 दिन तक उनको टॉर्चर किया गया। एक दिन पैर टूट जाएगा तो आदमी खड़ा नहीं रह पाएगा। दोनों पैर तोड़ने के बावजूद भी वो इंसान सीधा खड़ा था पैर में। सोचो, जवान खींच लेने के बाद भी पूरा शरीर से खून था। 45 दिन के बाद वो ख़त्म हो गया। उसके बाद वो ख़त्म हो गया। उससे पहले तो दोस्त को लेके जाके मार दिया गया था। कोई मरने के बाद, जब मर से ही बता रहा है, मर गया था ना, उसके बाद भी पूरा शरीर से जान निकल गया। 45 दिन के बाद उनकी ख़त्म हो गए हैं, वो पूरा मर उड़ गए हैं। तभी भी उसके पास जाने से लोग डरता था कि कहीं जिंदा होगा। जिसका आँख नहीं है, जिसका मुंह में जबान नहीं है, जिसका हाथ में एक को वो नाखून नहीं है, सारा तुम तोड़ दिए हो, काट दिए हो। नाखूनों को काट दिए हो, उंगलियों को काट दिए हो, पैर को पूरा तोड़ दिए हो, शरीर को पूरा काट दिए हो। वैसे ये पूरा का उस पर नमक छीट के और भी बेकार कर दिए हो पूरा शरीर के, जो हड्डी दिखाई दे रहा है अंदर से। और तभी भी जाने में मुगल के लोगों को डर लगता था, मरने के बाद भी कहीं जिंदा होगा, जिंदा होगा तो तभी भी नहीं छोड़ेगा। सोचो, ऐसा इंसान सब उस समय था जो अकेला खड़ा होके मुगल साम्राज्य। औरंगजेब बहुत ही ताकतवर शासक था ना, इतना कमज़ोर शासक थोड़ी था, लेकिन कभी भी वो मराठा पर कब्जा नहीं कर पाया। आने वाले समय में भी जब थे तभी भी कभी भी मराठा पर कब्जा नहीं कर पाया। और लास्ट में कहे थे कि हमारा जो मांस बचेगा ना, अपने कुत्तों को खिला देना। ये शब्द बोले थे कि तुम्हारा कुत्ता और तुम्हारा आदमी भी वफादार निकल जाएगा। ये चीज़ें लास्ट में समझ, जब जवान घिसने से पहले औरंगजेब को बोले थे कि जब मैं मरूँ ना, तो मेरा मांस को काट के ना अपने कुत्तों को या अपने आदमियों को खिला देना, कि वफादारी सीख लेगा कि सौराष्ट्र से यानी अपने देश से, अपने जगहों से कैसे प्यार किया जाता है, ये चीज़ें पता चलेगा। औरंगजेब पूछा था कि क्यों इतना पागल हो अपने लोगों के लिए, तो वो एक के शब्द में जवाब दिए कि वो लोग नहीं हैं, वो हमारा सौराष्ट्र है, जिसको हमें हमेशा ज़िंदा रखना है। वो हमारे वजह से जीते हैं, तो आज हम मर ही जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, सोच सकते हो। वैसा आदमी की कहानी आज भी मौजूद है। कभी देखो फिल्म, चाहे पढ़ोगे तब छत्रपति शिवाजी का देख लो, संभाजी का छावा है, छत्रपति शिवाजी का दूसरा है। तानाजी फिल्म एगो आया है, तानाजी था अजय देवगन का, वो फिल्म देख लो। ये सारा कहानी देखोगे ना, दिमाग हिल जाएगा कहानी देखने के बाद। पता नहीं चलता कि इस फिल्म में तुमको गुस्सा आएगा कि आई औरंगजेब होता तो गर्दन धक्का तोड़ देते, सेकेंडों ना लगता। ऐसा सीन है, और वो पूरा का पूरा सच्ची कहानी है, सच्ची घटना बनाया गया फिल्म में। चंगेज खान तो और ख़तरनाक था, वो बहुत ख़तरनाक था। उसके भी बारे में पढ़ेंगे, है अपने इतिहास में थोड़ा बहुत, उसके बारे में भी है। इसी में तुम अशोक जी के बारे में पढ़ोगे ना। अशोक जी के बारे में कहा जाता है, अशोक महान सम्राट के बारे में, कि नहा धोकर तैयार होकर यमराज के पास जाना। यानी कि अगर तुम्हें यमराज से मुलाकात करना है दुश्मनों के लिए, तो नहा धोकर तैयार हो जाओ, अशोक सम्राट के पास पहुंच जाओ, तुम्हें यमराज से भेंट हो जाएगा। इस तरह से कहानी है।
अपना बिहार में बहुत सारा कहानी है। आदम कुआं का नाम सुना होगा, पटना में सुने हो कभी? आदम कुआं जाके देखना, उसमें कुआं जो बना है अभी तक उसमें से आवाज़ आता है आदमी का, कान लगा के सुनोगे तो। उसमें बहुत सारे आदमियों को पूरा उनके घर के लोगों का ही काट के उसमें डाल दिया गया था, खुद ब खुद कूद गए। पहले जौहर होता था ना, पहले क्या होता था, अगर युद्ध हार गया, जैसे कि संभाजी महाराज वाला भी कहानी में देखोगे, वो जो रश्मिका मंदाना उनकी बीवी का रोल खेली हुई है, जौहर होता है। मतलब कि अगर तुम्हारा पति युद्ध हार गया है, अगला जो लड़ रहा है अगर वो मर गए हैं, तो वो अपने आप को वो क्या करेगी, आग में समाहित कर देगी पत्नी उनकी। काहे कि दूसरा व्यक्ति हमारे शरीर को न छुए, इसलिए आग में पूरा आग जला के जितनी रानियाँ होगी उसके साथ वो सारा का सारा उसमें आग में कूद जाएगी। नहीं रानियाँ कूदे या दासी ना कूदे तो उस रानी को जो पत्नी थी उसको कूदना अनिवार्य है और कूद जाती थी। तो ये सारे चीज़ें था पहले के औरत में। अभी के औरत में ये सब चीज़ें नहीं हैं। अभी तो मर्द कट जाता है। 5 दिन पहले ही तो हुआ है, पति को काट के मिक्सी मशीन में पीस के फेंक दिया। एक एक अंग को पीस दिया भाई मिक्सी मशीन में, कि पता ना चले। अब सोचो ना, देखो मत्स्य, सुनो ये कहाँ पे है, ये सारे के सारे जो कहानी है, सुनिए, राजस्थान, ये सारे के सारे कहानी है। इस सारे को अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, अच्छे तरीक़ा से लिखेंगे, बेहतर से लिखेंगे, ठीक है। और ये सारे 16 महाजनपद याद करेंगे, नाम याद रखना चाहिए। कल से हमारा टॉपिक बाय टॉपिक मौर्य साम्राज्य का झलक देखने को मिलेगा, लड़ाई उड़ाई के बारे में। इसी तरह चलते चलते अशोक तक जाते जाते हम लोग कलिंग के युद्ध जाते जाते खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान, भाई पढ़ा रहा हूँ, रुक ना थोड़ा देर, तुम्हारे चक्कर में वीडियो काटना पड़ जाता है। अरे वीडियो बनना है तो मत बोला करो यार, काटने में 3 घंटा लगता है ना भाई, उसको अति करने में। ऐसे रहता तो मैं एडिट कर देता हूँ, सीधा अपलोड कर देता हूँ। ऐसे तुम्हारे चक्कर में बतियाने के चक्कर में वीडियो काटना पड़ जाता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा 16 का 16 महाजनपद याद रहना चाहिए, ठीक है। सारा अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हो सारा का सारा याद आना चाहिए। एक भी टॉपिक भूलोगे नहीं। कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी आदत है सरप्राइज टेस्ट लेने का। तो कभी भी कहीं से भी मैं पूछ सकता हूँ, मैं जहाँ तक पढ़ाया हूँ वहाँ तक के बीचों में कहीं से भी मैं पूछ सकता हूँ, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चाहे पहला चैप्टर हो, दूसरा चैप्टर हो, जहाँ तक पढ़ाई हुआ है आपका, यहाँ तक ख़त्म हुआ है तो मैं यहाँ तक भी पूछ सकता हूँ आपसे। ये मतलब नहीं है कि दूसरा का चैप्टर ख़त्म होगा तब पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें दिमाग से छोड़ देना और भूल जाना, ठीक है। तो पर डे पढ़ना, चीज़ों को समझना, अब बढ़िया तौर तरीके से समझना। सारा बच्चा ध्यान रखो, और जिसको इसका ID कार्ड है गर्दन में लटका के बैठा करो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ लेके आया करो। तीसरा चीज़ कुछ नहीं है।